ISAs, इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट। ISAs में जैसे हम नॉर्मल इंडिविजुअल हिंदुस्तानी भी एक काम करता है कि कुछ पैसे बचाता है और वो एक सेविंग्स अकाउंट में डालता है ताकि उससे कुछ इंटरेस्ट अर्न कर सके। लाइकवाइज यूके में भी इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट होते हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। मतलब इंडिया में तो हम सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं और वहां से इंटरेस्ट अर्न करते हैं। यूके वाले दो अलग तरह के ISAs यूज करते हैं। नंबर वन, कैश ISAs, जहां पे वो कैश जमा कराते हैं और वहां से इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं। ये NS&I प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, बिल्डिंग सोसाइटी अकाउंट्स भी हो सकते हैं, बैंक अकाउंट्स भी हो सकते हैं। इनका मेन आइडिया ये होता है कि आप इनमें पैसा जमा करवाइए और वहां से आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। दूसरे तरह के ISAs यूके वालों के लिए होते हैं स्टॉक ISAs, बेसिकली शेयर्स। यानी ये कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स को भी सेविंग्स अकाउंट के अंडर क्लब कर लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई वुड समबडी एक्चुअली इन्वेस्ट इनटू ISAs? क्योंकि इसके दो टैक्स बेनिफिट्स होते हैं। पहला टैक्स बेनिफिट, इन ISAs से आपकी जो भी इनकम आएगी, अगर कैश ISA है तो उससे इंटरेस्ट इनकम आएगी, दैट इनकम विल बी एग्जेम्प्ट। अगर आपके शेयर ISAs हैं या स्टॉक्स ISAs में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां से डिविडेंड आएगा, ये डिविडेंड इनकम भी एग्जेम्प्ट होगी। दूसरा फायदा, आप जब भी इन ISA इन्वेस्टमेंट्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे, यानी कि आपने जो स्टॉक ISAs में पैसा लगाया हुआ है, जब आप इनको बेचने जाएंगे तो इसमें CGT या कैपिटल गेन टैक्स अराइज नहीं होगा। ये कैपिटल गेन से भी एग्जेम्प्ट होते हैं, यानी जो इनकम अराइज करेंगे वो तो इनकी एग्जेम्प्ट है ही है, बाद में जब इनको बेचने जाओगे और कुछ भी फायदा होगा वो भी इसका एग्जेम्प्ट होगा। इसलिए सबसे बड़ी बात, हर इंडिविजुअल यूके टैक्स पेयर ISAs में इन्वेस्टमेंट में तो इंटरेस्टेड होता है। इसमें एक और फायदा होता है, बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स में कुछ ना कुछ लॉक इन पीरियड होता है कि आपको इतने टाइम तक तो इस एसेट को होल्ड करना ही है, उसके बाद में बेचोगे तो ही आपका कैपिटल गेन माफ करेंगे। जबकि यहाँ पे कोई मिनिमम होल्डिंग पीरियड का चक्कर नहीं है। मतलब आप एक स्टॉक ISA में पैसा डालिए, आप उसको चाहे 4 महीने बाद ही बेच दीजिए, कोई इशू नहीं है। जबकि बाकी एसेट्स के केसेस में उनका मिनिमम होल्डिंग पीरियड होता है कि आपको इसको 3 साल तक बेचना नहीं है या 2 साल तक बेचना है। ISAs के केस में ऐसा नहीं। अब इसमें जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है वो ये लिमिट आ सकती है, 22-23 टैक्स ईयर के लिए आप 20,000 पाउंड्स तक का अमाउंट ISAs में डाल सकते हो, चाहे वो कैश ISA हो चाहे वो स्टॉक ISA हो। तो 20,000 तक के अमाउंट पे तो आपको ये बेनिफिट्स बिल्कुल मिलेंगे, उससे ऊपर वाले पे बेनिफिट मिलने बंद हो जाएंगे। एक चीज का इसमें और ध्यान रखना, ये जो 20,000 की लिमिट है, दिस डज नॉट इंक्लूड द री इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश विड्रॉन। मतलब कि आपने कैश विड्रॉ किया ISA में से, फिर पैसा जमा कराया, यानी विड्रॉ कराया वाला पैसा जब आप वापस जमा कराओगे तो ये दूसरे टाइम जमा कराते टाइम क्या 20,000 की लिमिट लगेगी? पैसा विड्रॉ किया था वही वापस लगा रहे हो ना। यानी कि अगर विड्रॉल के केस में आप वापस से उसको रीफिल करते हैं उसी अमाउंट को जो विड्रॉ किया, तो फिर ये 20,000 की लिमिट उसके ऊपर नहीं लगती। ये तो आपने पैसा निकाला और उसको वापस रीफिल किया है। तो हम 20,000 पाउंड्स की लिमिट के लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट इनटू ISAs देखते हैं। अगर 20,000 पाउंड से ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो फिर आपको ये रिलीफ्स मिलनी बंद हो जाती है। लेकिन 20,000 पाउंड तक अगर आप ISAs में डालते हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एक टैक्स ईयर में, तो आपकी इनकम भी, उससे आने वाली जो इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम है वो भी एग्जेम्प्ट होती है, और इन ISAs को जब आप बेचते हैं तो उससे कैपिटल गेन भी अराइज नहीं होता। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ISA। आपके पास स्टडी टेक्स्ट में तो इसमें कुछ खास रीड करने को है नहीं, एग्जाम किट में थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो हैं वो सारे थ्योरेटिकल है। So you can apply and start doing these questions. This ends the ISAs.